साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें हिंदी साहित्य लेखन परंपरा को लगभग हमने पूरा कर दिया है। लास्ट में बचे हैं, अंत में रामचंद्र शुक्ल जी बचे हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ाने के बाद मैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो किताबें हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास भाई रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर नागेंद्र, सुमन राजे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत, इन 4-5 किताबों से मिलाकर के हमने जो सिलेबस तैयार किया है, वो आपको हम पढ़ाएंगे। हिंदी साहित्य की इतिहास किताबें। साथ ही आप लोग ये जान लीजिए कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ेंगे, तो उसमें एक बहुत बड़ा बार-बार ये एक कुछ चीज़ें आती रहेंगी, उन चीज़ों को जान लेना भी अभी ही आवश्यक है। जैसे एक चीज़ आएगी कि किस लेखक ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है और हिंदी का समय निर्धारित किया है या उनका समय निर्धारित किया है। ये जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ बार-बार आएगा। तो इसीलिए हमने सबको पढ़ा दिया कि कहीं किसी में कोई ये ना रहे कि किसी को कोई जानता नहीं हो। तो आप सभी से अनुरोध है कि हिंदी साहित्य का इतिहास भाई रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र और हरदयाल जी की किताब हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हजारी प्रसाद जी की जो उन्होंने स्वतंत्र इतिहास तो नहीं लिखा है, लेकिन जो लिखा है उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका आदि, उद्भव एवं विकास भूमिका, इसको आप लोग ले लीजिएगा। जब मैं पढ़ाऊँगा तो कहीं उसमें से अगर कुछ चीज़ें हो सकता है, बहुत ज़्यादा विराट हो जिसको लिखना संभव ना हो तो उसको मैं बता दूँगा पढ़ के। आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे तो मैं पढ़ के बता दूँगा। तो आ जाइए सभी जान लेते हैं कि हिंदी जो हिंदी की उत्पत्ति जब से हुई है, लगभग अवहट्ट के बाद, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट और पुरानी हिंदी, तो वहाँ से जो हिंदी का जो प्राचीन काल रहा है, उस प्राचीन काल में हिंदी के प्रथम कवि कौन रहे हैं, ये विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग-अलग मतों में, लोगों में विवाद है। तो हर एक जितने भी राइटर रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास के, तो उन्होंने सबने कुछ न कुछ अलग माना है, कुछ एक ही को मान लिए हैं, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों में मतभेद है। तो मतभेद को अ, आप जान लीजिए किसके-किसके अनुसार कौन-कौन से राइटर्स रहे हैं। और आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। नहीं तो चलेगा ही नहीं तो क्या मतलब है फिर चलाने का। तो आइए जानते हैं हिंदी साहित्य में हिंदी के प्रथम कवि तथा उनके फॉलोवर यानी कि मानने वाले। तो सबसे पहला हम लेके आए हैं आपके सामने राहुल सांकृत्यायन जी को। राहुल राहुल सांकृत्यायन जी ने इसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन तथा डॉक्टर नागेंद्र तथा नागेंद्र, इन दोनों साहित्य इतिहासकारों ने एक ही विद्वान को हिंदी साहित्य का एक प्रथम लेखक माना है। तो डॉक्टर नागेंद्र, राहुल सांकृत्यायन तथा डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नागेंद्र ने किसे माना हिंदी का प्रथम कवि? तो जान लीजिए, राहुल सांकृत्यायन तथा डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने सरहपाद को माना है। सरहपाद, ठीक है। तो सरहपाद ये सिद्ध साहित्य में जब जाएंगे पढ़ाएंगे हम आपको, तो ये 84 सिद्धों में से एक सिद्ध रहे हैं सरहपा, ठीक है। 84 सिद्धों में से एक सिद्ध कितने थे? तो सिद्ध कुल कितने थे? 84 सिद्ध हुए हैं। सिद्ध 84 सिद्ध हुए हैं। इन 84 सिद्धों में से एक सिद्ध हुए सरहपाद। तो सरहपाद को, जो कि हिंदी साहित्य का प्राचीन काल में हिंदी जब उत्पत्ति हो रही है तो हिंदी के प्रथम कवि को राहुल सांकृत्यायन तथा डॉक्टर नागेंद्र ने सरहपाद को माना है।
शरापात का जो समय है वो 7वीं सदी है, 7वीं, ठीक है? ये 7वीं सदी में 600 के बाद शरापात 7वीं में हुए। तो 7वीं सदी में शरापात हुए जिनके, ठीक है? 7वीं सदी, तो 7वीं सदी, ये सदी ऐसे नहीं लिखा जाता बल्कि शती लिखा जाता है। शताब्दी से ही सती बना है। तो 7वीं शताब्दी या सती से ही 84 में मिलते हैं सरहपात, जिन सरहपात को राहुल सांकृत्यायन तथा डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने अपने हिंदी काव्य धारा बुक में, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की जो पुस्तक है हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा इनकी जो हिंदी काव्य धारा, जो इनकी हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक है, जिसको राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है, जिसका नाम है हिंदी काव्य धारा है। तो हिंदी काव्य धारा पुस्तक में इन्होंने, बुक में इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ इन्होंने कब माना जाए, इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ, हिंदी साहित्य का आरंभ, हिंदी साहित्य का आरंभ कब माना है इसने, राहुल सांकृत्यायन ने। तो हिंदी साहित्य का आरंभ इन्होंने, राहुल सांकृत्यायन ने 769 माना है, 769 ईस्वी, ठीक है, 769 ईस्वी सन माना है किसने, तो हिंदी काव्य धारा पुस्तक में राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का आरंभ, यानी कि हिंदी की उत्पत्ति समझिए, ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति मान लिया है यहीं से कि यहीं से हुई उत्पत्ति और यहीं से इसका साहित्य लिखा जाने लगा। तो 769 में हम्म, हिंदी साहित्य का आरंभ इन्होंने माना है, और हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने सरहपात को माना है 7वीं शती में, 7वीं शती में सरहपात को माना, 84 सिद्धों में से एक सरहपात रहे हैं। हिंदी काव्य धारा बुक में इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 769 ईस्वी माना गया है। एक चीज और लिखिए कि सरहपात की सभी रचनाएं मुक्तक में है, ठीक है, सरहपात की सभी रचनाएं की, देखिए सरहपात के बारे में हम विस्तार से पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे हम तब हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उस हिंदी साहित्य के इतिहास में सरहपात के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे, लेकिन सरहपात की जो सभी रचनाएं वो मुक्तक में है, ठीक है, यानी कि छंदों से मुक्त है, वो किसी भी काव्य शास्त्रीयता में बधी बधाई नहीं है, तो काव्य शास्त्रीयता से मुक्त हैं सरहपात की सभी रचनाएं। तो डॉक्टर नागेंद्र, और ये जान लीजिए अगर इस प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि इससे ही प्रश्न बनता है, इससे प्रश्न बनना ही बनना है, एक प्रश्न आना ही आना है। अभी भी आगे और मैं कुछ चीजें हैं उसको बताऊंगा, तो इनसे ये प्रश्न बनना ही बनना है। तो राहुल सांकृत्यायन तथा डॉक्टर नागेंद्र ने सरहपात को, जो कि 7वीं सदी में हुए, उनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपात 84 सिद्धों में से एक हुए। हिंदी काव्य धारा बुक जो है इनकी, राहुल सांकृत्यायन की, उसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 769 यानी कि 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध क्या, लगभग उत्तर में ही माना है। सरहपात की सभी रचनाएं मुक्तक में। तो दोस्तों ये हुए राहुल सांकृत्यायन तथा डॉक्टर नागेंद्र जी द्वारा। नागेंद्र ने भी यही माना है, इनका सपोर्ट कर दिया है कि हाँ हम भी यही चीजें जो सांकृत्यायन जी कहते हैं वही चीज, तो इसमें कुछ कहना नहीं है। डॉक्टर नागेंद्र ने भी यही 769 मान के चले हैं, और सरहपात को इन्होंने अपना ये प्रथम कवि माना है हिंदी का। दूसरे पे आते हैं, दूसरी पे है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न बहुत जबरदस्त हो, जान लीजिए, किसी भी एग्जाम हो, चाहे टीटी पीटी नेट जेआरएफ इत्यादि राजस्थान हो चाहे झारखंड हो, सब जगह यह प्रश्न बनाए जाते हैं, इसमें प्रश्न बनना ही बनना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्पदंत को माना है, पुष्पदंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्पदंत, जो कि 10वीं शताब्दी में हुए, 10वीं में, 10वीं शती में हुए पुष्पदंत, इनको हिंदी का प्रथम कवि माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि
किसको माना है? पुष्पदंत को, जो कि 10वीं सदी में हुए। पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं पुष्पदंत की को अभिमान मेरु, याद रखिएगा, कई बार पूछा है। अभिमान मेरु, पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहा जाता है। याद रखिएगा, अभिमान मेरु पुष्पदंत ऐसे कहा जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अभिमान मेरु को यानी कि पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्पदंत यानी अभिमान मेरु को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो इनको अभिमान मेरु कहा जाता है। ये शैव और जैन दोनों थे। पुष्पदंत शैव भी थे, जैन भी थे। पहले शैव थी, बाद में जैन बने। शैव जैन, शैव तथा जैन ये दोनों थे पुष्पदंत। कुछ दिन शैव में रहे, कुछ दिन जैन में रहे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्पदंत को अभिमान मेरु के नाम से जाना जाता है। अभिमान मेरु पुष्पदंत। पूछेगा कि अभिमान मेरु किसे कहा गया, तो पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहा गया। तो पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहा गया है। ये पुष्पदंत शैव तथा जैन, पहले शैव फिर जैन, या शैव फिर जैन। ठीक, पुष्पदंत अपभ्रंश के भवभूति तथा व्यास भी कहे जाते हैं। पूछता है कि अपभ्रंश के भवभूति, अपभ्रंश के भवभूति, अपभ्रंश के भवभूति तथा तथा व्यास कौन है? तथा व्यास। ठीक है, पुष्पदंत को अपभ्रंश, अपभ्रंश का भवभूति तथा व्यास पूछा जाता है कि अपभ्रंश के भवभूति तथा व्यास किसे कहा गया है। ठीक है, तो अपभ्रंश के भवभूति तथा व्यास कहा गया है पुष्पदंत को। ये प्रश्न बहुत हार्ड प्रश्न है, समझ लीजिए कि ये प्रश्न आना ही आना है, इसको कोई कोई काट नहीं सकता। पुष्पदंत शैव और जैन दोनों थे। पूछता है कि ये शैव थे कि पुष्पदंत शैव थे कि जैन थे, तो पुष्पदंत शैव तथा जैन दोनों थे। और पुष्पदंत को अभिमान मेरु के नाम से भी जाना जाता है। और पुष्पदंत ही अपभ्रंश के भवभूति तथा अपभ्रंश के भवभूति तथा व्यास कहे जाते हैं। आइए यहाँ देखिए, देखिए, तो पुष्पदंत ही अपभ्रंश के भवभूति तथा व्यास कहे जाते हैं। ठीक है, ये अपभ्रंश के भवभूति तथा, पूछता है कि अपभ्रंश के भवभूति कौन है, तो भवभूति के जानते ही हैं आप लोग, उत्तर रामचरितम में उन्होंने लिखा है। तो अपभ्रंश के भवभूति तथा अपभ्रंश के व्यास कौन है? पुष्पदंत। पुष्पदंत ही अभिमान मेरु कहे जाते हैं। अभिमान मेरु और भवभूति और व्यास। देखिए, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं बता के लिखवा के चला जाता, लेकिन बार बार रिपीट करने से आपको याद हो जाएगा, तो हमारा चैनल भी चल जाएगा। आप लोग इसे बार बार सुनिए, वीडियो को दोबारा दोबारा करके सुनिए। राहुल सांकृत्यायन डॉक्टर नागेंद्र ने शराहपात को, जो कि 7वीं सदी में हुए, 84 सिद्धों में से एक थे। हिंदी काव्य धारा बुक में राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का आरंभ 769, यह देखिए, ये कई बार पूछा है, ये कई बार पूछा है, 769 ईस्वी। तो 768, 69, 70 दे देगा। तो हिंदी साहित्य का, हिंदी काव्य धारा में राहुल सांकृत्यायन ने कब माना है हिंदी की उत्पत्ति? 769 में माना है। 769, 769 से ही मान लेते हिंदी साहित्य का आरंभ ईस्वी को। हाँ, शराबात की सभी रचनाएं किस में है? यह मुक्तक में है। कई बार प्रश्न बना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्पदंत को, जो कि 10वीं शताब्दी में हुए, पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना तथा 10वीं सदी में हिंदी का आरंभ माना। और इन्हीं को, पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहा जाता है। पुष्पदंत को ही भवभूति तथा व्यास भी, ठीक है, पुष्पदंत अपभ्रंश के भवभूति तथा व्यास भी कहे जाते हैं। ठीक है, पुष्पदंत, पुष्पदंत अपभ्रंश के भवभूति तथा व्यास भी कहे जाते हैं। पुष्पदंत तो पूछता कि शैव थे कि जैन थे कि बौद्ध थे, तो पुष्पदंत शैव और जैन दोनों थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शैव और जैन दोनों थे। आगे पुष्पदंत के बारे में और चीजें, पुष्पदंत कौन कौन सी रचनाएं की हैं, थोड़ा भर गया है। आप लोग इसको रोक करके लिख लीजिए, मैं मिटा करके ऊपर से लिखने जा रहा हूँ। तो आइए, मिटा दिया हूँ, लिख दिया हूँ। पुष्पदंत को
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो हमने उसने बता दिया कि पुष्पदंत को क्या क्या कहा गया है। पुष्पदंत को अभिमान मेरु, इनकी जो उपाधि है अभिमान मेरु, अभिमान मेरु, इसको पहले भी लिखवा दिया, दोबारा भी कर दे रहा हूँ रिपीट। अभ्रंक भवभूति तथा व्यास, भवभूति तथा व्यास, अपभ्रंश के भवभूति तथा व्यास, पुष्पदंत, अभिमान मेरु, अपभ्रंश के भवभूति तथा व्यास, ये शैव और जैन दोनों थे। शिव को भी मानते थे प्लस जैनियों को भी मानते थे। शैव और जैन दोनों थे। ये कब कब कैसे क्या हुआ, शिव से कब जैन में हुए, जैन से कब शिव हो गए, इसके बारे में अभी मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ आपको। आपको मैं बताऊंगा उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो पुष्पदंत की 3 विशेषता, अभिमान मेरु कहा गया, भवभूति तथा व्यास कहा गया, इनको शैव तथा जैन कहा गया है। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, आ लीजिए। पुष्पदंत की रचनाएं पुष्पदंत कब हुए, पुष्पदंत हुए ये 10वीं शताब्दी, 10वीं शती में हुए। ठीक है, ये 10वीं शती में हुए पुष्पदंत। अभिमान मेरु, भवभूति का तथा व्यास कहा गया इनको। जैन तथा शैव दोनों थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। भवभूति ने और कुछ रचना लिखा है, इसमें इन्होंने महापुराण लिखा है। इनकी रचना है महापुराण, महापुराण। तो इन्होंने महापुराण रचना लिखा है, जो कि जैन ग्रंथ है। यह महापुराण इन्होंने जैन ग्रंथ लिखा है। यह जैनियों से संबंधित है, जैन ग्रंथ। जब ये जैन थे तो इन्होंने महापुराण लिखा। ठीक है, महापुराण जो कि जैन ग्रंथ है। इसमें राम कथा भी है तो जैनों का महापुराण, लेकिन इसमें राम कथा भी है। इस महापुराण में कुछ दूर तक राम कथा भी चलती है, राम कथा भी है। ठीक है, इसमें इसमें राम कथा भी सम्मिलित है। पूछता है कि इसमें राम कथा है नहीं है, तो अंशतः है, पूरी कथा नहीं है लेकिन अंशतः राम कथा इसमें शामिल किया गया है। महापुराण जैनियों का ग्रंथ, जिसको जैन ग्रंथ माना जाता है, इसकी रचना इन्होंने की थी किसने, पुष्पदंत ने। पुष्पदंत ने उसकी रचना की थी। तो महापुराण जैन, इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है महापुराण। इस महापुराण में कुल 63 महापुरुषों की कथा है। ठीक है, महापुराण में 63 महापुरुषों की कथा है, महापुरुषों की कथा है। महापुराण जो कि जैन ग्रंथ है, इसमें राम कथा भी कुछ दूर तक चलती है। और इसमें महापुराण में कुल 63 63 पूछा है, कितनी बार पूछा है कि पुष्पदंत के महापुराण में कुल कितने महापुरुषों की कथा है। तो यह 63 महापुरुषों की कथा। यह शैव है कि जैन ग्रंथ है, तो यह जैन ग्रंथ है। इसमें राम कथा भी सम्मिलित है। महापुराण में कुल 63 महापुरुषों की कथा है। दूसरा ग्रंथ इन्होंने लिखा है नाग कुमार चरित्र। इसे जब भ्रंश में जब जाएंगे तो ये उसका बिगड़ा हुआ रूप हमने बताया ही पहले बन चुका है। तो नाय कुमार चरियु, नाय कुमार चरियु, नाय कुमार चरियु, नाय कुमार चरियु। इसको अगर शुद्ध रूप में जब देखेंगे तो नाग कुमार चरियु होता है, चरित्र होता है, नाग कुमार चरित्र, नाग कुमार चरित्र, नाग कुमार चरियु को नाग कुमार चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। इसी का शुद्ध रूप है, नाग कुमार चरियु का ही शुद्ध रूप है नाग कुमार
चरित्र, इन्होंने यह ग्रंथ भी लिखा है। तो महापुराण, नाग कुमार चरियो या नाग कुमार चरित्र। तीसरा ग्रंथ इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है, तो थोड़ा सा, नाग कुमार या नाग कुमार चरित्र, नाग कुमार चरियु पुष्पदत्त ने लिखा है, या नाग कुमार चरित्र। तीसरा इन्होंने लिखा है जसहर चरियु। तीसरा इन्होंने ग्रंथ लिखा है जसहर, जसहर चरियु, जसहर चरियु। चरियु मतलब चरित्र। तो इसको अगर शुद्ध रूप जब देखा जाएगा तो यह शुद्ध रूप में यशधर चरित्र है। ठीक है, यशधर चरित्र। तो इन्होंने पुष्पदंत ने एक तीसरा ग्रंथ भी लिखा है जो कि जसहर चरियु या यशधर चरित्र। तो ये पुष्पदंत के ग्रंथों के बारे में हमने बता दिया, जिसके बारे में बहुत जबरदस्त प्रश्न बनते हैं। इससे प्रश्न आना ही आना, कोई भी एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, हाँ, बंगाल हो, भारत का कोई भी राज्य हो, जहाँ भी केवीएस एनवीएस कुछ भी हो, वहाँ ये प्रश्न आना ही आना है। इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो आना ही आना, एक से दो प्रश्न, कभी कभी तीन तीन प्रश्न आ जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में हुए। पुष्पदंत को अभिमान मेरु के नाम से भी जाना जाता है। पुष्पदंत को अवभ्रंश का भवभूति तथा व्यास के नाम से पुकारा जाता है। पुष्पदंत जैन भी थे, शैव भी थे। पुष्पदंत ने 3 रचनाएं की। महापुराण ग्रंथ जो कि जैन ग्रंथ था, इसमें कुछ दूर तक राम कथा भी चलती है। इस महापुराण में कुल 63 महापुरुषों की कथाएं सम्मिलित हैं। दूसरा इन्होंने नाग कुमार चरियु, नाय कुमार चरियु, जिसको बिगड़ा हुआ रूप, अपभ्रंश में बिगड़ा हुआ रूप नाय कुमार चरियु, जिसका शुद्ध रूप अगर देखेंगे तो नाग कुमार चरित्र आता है। और तीसरा ग्रंथ इन्होंने लिखा है जसहर चरियु। जसहर चरियु को भी अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ शब्द है। ठीक है, यशहर को यशधर चरित्र, यशधर थे जिनका इन्होंने गुणगान किया है इस ग्रंथ में। तो यशहर चरियु या यशधर चरित्र। तो ये हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा पसंदीदा हिंदी के प्रथम लेखक पुष्पदंत। आइए इसको लिख लीजिए बढ़िया से मिटा करके ऊपर से, फिर आगे चलते हैं। आगे हैं आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में बताते हैं। अभी अगले राइटर हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किसको माना है, बहुत लोग जानते होंगे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा भुंज को माना है। राजा भुंज, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा भुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यह प्रश्न बहुत हार्ड प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह बार बार पूछता है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसे माना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा भुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनका राजा भुंज का काल जो रहा है 993 ईस्वी रहा है, ईस्वी सन में। ठीक है, तो 993 ईस्वी सन को ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि राजा भुंज को माना है। तो राजा भुंज हिंदी के प्रथम कवि रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। इन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, राजा भुंज। राजा भुंज कब हुए, 993 ईस्वी। और इसी के समय को रामचंद्र शुक्ल भी मान लिया है। यही 993 को ही रामचंद्र शुक्ल मान के अपना हिंदी साहित्य का इतिहास, जिनके बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो राजा भुंज को माना है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा भुंज को, इन्हें, ठीक है, राजा भुंज 93 को, ठीक है, लिख लीजिए, हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि माना है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसको सुनिए, ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे याद हो जाएगा।
कंपटीशन फाइट करना है, कोई किताब नहीं ग्रंथ लिखना आपको। तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने राजा भुंज 993 ईस्वी में जो हुए, उन्हीं को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने ही सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी घोषित किया था। इन्होंने ही, ठीक है। इनकी विशेषता क्या है कि इन्होंने इन्होंने सर्वप्रथम सर्वप्रथम सबसे पहली बार इन्होंने उत्तर अपभ्रंश को, ठीक है, उत्तर अपभ्रंश मतलब अपभ्रंश का जो उत्तर काल हुआ, बाद का काल, यानी कि जिसे अवहट्ट कहा जाता है, तो उत्तर अपभ्रंश को, ठीक है, इन्होंने, यानी कि चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को, इसी अवहट्ट काल को पुरानी हिंदी घोषित किया था। कहा था कि ये पुरानी हिंदी है, पुरानी हिंदी घोषित किया था, पुरानी हिंदी घोषित किया था, ठीक है, पुरानी हिंदी घोषित किया था। ये अब 2 प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको नहीं पढ़ेंगे तो नहीं सिलेक्शन होगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी पेपर हो, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने राजा भोंद, जो कि 993 ईस्वी में हुए, को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और इन्होंने ही, चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने ही सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को, ठीक है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी घोषित किया था। किसने? चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने। चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी घोषित किया था। चंद्रदास शर्मा गुलेरी के बारे में इतना। हिंदी के प्रथम कवि में बार बार पूछता, कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी, उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे भारत का कोई राज्य हो, ये इनके बारे में ऐसा प्रश्न नहीं है जो प्रश्न पेपर नहीं, जिसमें पेपर आज तक प्रश्न बना ना हो। बताइए, देख लीजिएगा, कहीं भी मैं चैलेंज देता हूँ, इसको बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी राजा भुंज को 993 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि माना। इन्होंने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को हिंदी के को पुरानी हिंदी घोषित किया था कि इन्होंने, राजा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इन्हें माना है, इसको हिंदी का प्रथम कवि राजा भुंज को। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए इसको मैं दो वीडियो बनाऊंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। इनको देखना, और पार्ट 1 पार्ट 2 करके देख लेंगे, और पार्ट 1 पार्ट 2 को सम्मिलित रूप भी हम जोड़ करके डाल देंगे। तो इसको 3 भाग में हम कर देंगे। तो आप अभी मिलते हैं पार्ट 2 में, जिसमें जानिए कि आगे कौन कौन से लेखक हैं जिन्होंने हिंदी के प्रथम कवि माना है, और किसे माना है, और उसका काल कब तक माना है, और उनके बारे में विशेषताएं, जो 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 प्राथमिक विशेषताएं हैं, जिनको पूछता ही पूछता है किसी भी एग्जाम में, तो उनके बारे में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी से निवेदन है एक बार कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। नहीं तो लगता है कि जो हालत है, वो हालत बहुत खराब होने वाली है हमारी। पकौड़ा अंडा तलना हमारा तय है, सब छोड़ छाड़ के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हिंदी के प्रथम लेखक, उनका काल, विभिन्न विद्वानों द्वारा। तो हिंदी के प्रथम राइटर कौन रहे हैं, प्रथम कवि कौन रहे हैं, तो मिलते हैं वीडियो के भाग 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।